दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंदू को देखकर वो घूरने लगा और कहने लगा, तुम्हारा होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आ गए। तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं गई। बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक नंदू नाम का व्यक्ति रहता था। नंदू का अपना कोई परिवार नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। नंदू अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव या आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था। स्वभाव से वो बड़ा चतुर और चालाक आदमी था। अरे भाई नंदू, कब तक ऐसे अकेला जीवन बिताएगा? कोई अच्छी सी लड़की देख के अपना परिवार बसा ले। जी सरपंच जी, बस एक नया व्यापार करने की सोच रहा हूँ। उसके लिए ही धन इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर आराम से शादी करके अपना घर बसा लूंगा। एक दिन की बात है। नंदू जब नदी पार करके दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। नंदू ने उसे उठा लिया। देखने में वो तो चीज किसी हीरे की तरह मालूम पड़ती थी। नंदू उस वस्तु को अपने घर पर लेकर आ गया। उसने हीरे जैसी दिखने वाली उस चीज को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब वो बिल्कुल हीरे जैसी मालूम पड़ती थी, परंतु असल में वो कांच का एक टुकड़ा ही था। नंदू ने उस वस्तु को किसी जोहरी के पास जाकर बेचने का फैसला किया। सीतापुर नगर के एक बहुत बड़े जोहरी के पास हीरा बेचने के लिए नंदू जहां पहुंचा। उस नगर का सबसे बड़ा जोहरी था सेठ धनीलाल। उनकी दुकान पर अक्सर राज परिवार के लोग भी आया करते थे। ये जोहरी किसी भी हीरे को देखते ही उसकी कीमत बता दिया करता था। उसके जैसा पारखी जोहरी पूरे नगर में न था। नंदू जोहरी की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, मैं आपके लिए बहुत कीमती और नया हीरा लेकर आया हूँ। ये हीरा पिछले कई पुश्तों से हमारे खानदान ने संभाल कर रखा है। मेरी माँ की मौत के बाद अब ये हीरा विरासत में मुझे मिला है। सच बात तो ये है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूँ। ये इतना बड़ा है कि मैं इसकी अंगूठी भी नहीं बनाकर पहन सकता और अपने घर पर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे गुजर बसर करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए ये हीरा बेचने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो कीमती हीरा देखने के लिए बेचैन हो गया। नंदू ने वो हीरा जोहरी के सामने रख दिया। जोहरी ने जैसे ही उस हीरे को देखा तो देखते ही वो हंसने लगा। जोहरी ने एक नजर में ही हीरे को पहचान लिया था कि ये हीरा नहीं बल्कि एक मात्र कांच का टुकड़ा था। नंदू को देखकर वो घूरते हुए बोला, तुम्हारा होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आ गए। तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं गई। ये सुनकर नंदू एक बार तो घबरा गया। वह मन ही मन समझ गया था कि अगर सेठ ने इस हीरे को नकली बता रहा है तो ये जरूर कांच का टुकड़ा ही होगा, क्योंकि पूरे नगर में इसके जैसा पारखी जोहरी कोई नहीं है। फिर भी नंदू ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया हो और कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, सचमुच ये एक बहुत बेशकीमती हीरा है और मजबूरी में मैं इसे बेच रहा हूँ। और ऐसा कौन कहता है कि आप इस हीरे को मुझसे खरीद लीजिए? आपकी दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते हैं
आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब भी ग्राहक को पसंद आए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और चाहे तो पूरा साल ले लीजिए। जब भी हीरा बिके मैं तब आकर पैसे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नंदू की बात सुनकर जौहरी सोच में पड़ गया और बोला, इस हीरे को कितनी कीमत पर बेचूं? नंदू फौरन कहने लगा, 500 सोने के सिक्के मिल जाए तो बेच देना। सेठ नंदू की बात को सुनकर फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा ये हीरा 500 सोने के सिक्के में कभी नहीं बिकेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वादा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास छोड़ जाओ। अगर किसी ने मुझसे खरीद लिया तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। नंदू ने वो हीरा सेठ के हवाले कर दिया और अपने गांव वापस आ गया। कुछ दिनों बाद सेठ की दुकान में एक व्यक्ति आया और बोला, सेठ जी, मैं नगर के राज दरबार से आया हूँ। वहाँ की राजकुमारी ने मुझे भेजा है। उनको एक बेशकीमती हीरा खरीदना है जिसे वो मोतियों की माला में पिरोकर अपनी सहेली को उपहार के रूप में देना चाहती है। चूंकि पूरे नगर में आपके जैसा बड़ा और समझदार जौहरी कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने राज दरबार के उस सेवक की बहुत खातिरदारी की और फिर एक से एक बेशकीमती हीरा उसे दिखाने लगा। जी, ये देखिए, इससे अच्छा हीरा आज तक नहीं देखा होगा आपने। वह आदमी बड़े ही ध्यान से हीरे को देखता रहा और वाह वाह करता रहा, मगर अपने मतलब की कोई भी चीज उसे नजर नहीं आई। नहीं सेठ जी, कोई और दिखाइए, इसमें वो बात नहीं। ये देखिए, इससे बढ़िया और महंगी चीज आज तक नहीं बनाई मैंने। ये देखिए आप। नहीं नहीं सेठ जी, इसमें भी वो बात नहीं है, कुछ और दिखाइए। इस तरह वह आदमी हीरो को देखता और वाह वाह करता, लेकिन किसी भी हीरे को खरीदता नहीं। किसी का आकार ठीक नहीं होता, कोई देखने में उसे पसंद नहीं आता, किसी की कीमत बहुत ज्यादा कम होती। इस प्रकार वह कोई ना कोई कमी निकालता जा रहा था और सेठ से कहता कि सेठ जी, कुछ और दिखाइए। इतने सारे हीरे दिखाकर सेठ अब थक चुका था। अब तो उसके पास कोई ऐसा हीरा नहीं बचा था जो उसने सेवक को नहीं दिखाया। अचानक उसे नंदू का दिया हुआ हीरा याद आया। एक बार तो वो हीरा दिखाते हुए सेठ के मन में शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो नगर का सबसे बड़ा जौहरी होते हुए भी एक कांच के टुकड़े को हीरा बताकर दिखा रहा है, मगर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जौहरी समझ चुका था कि इस आदमी को हीरे की कोई परख नहीं है और ना ही कोई समझ है, ये तो अनाड़ी है। सेठ ने नंदू का दिया हुआ हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हुजूर, मैंने अपने सारे हीरे आपको दिखा दिए जो आपको पसंद नहीं आए। बस अब ये एक ही हीरा बचा है जो मेरे किसी दोस्त ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लीजिए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। उस नकली हीरे को देखते ही वो आदमी उछल पड़ा। और वाह, क्या शानदार चीज दिखाई है, क्या नक्काशी है, क्या चमक है। अब तक कहाँ छुपा रखा था इसको, यही तो मैं ढूंढ रहा था। ऐसी नायाब चीज की ही मुझे तलाश थी। हमारी राजकुमारी इस शानदार हीरे को देखकर खिल उठेगी। बताइए, इस हीरे की क्या कीमत है, बताइए मुझे, ताकि अभी के अभी इस सौदे को पक्का कर दिया जाए। सेठ इस आदमी की बेवकूफी पर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था और सोचने लगा, ये आदमी तो मुझे दिमाग से पैदल लगता है।
जो इतने कीमती हीरो को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को हीरा बता रहा है। जौहरी ने सोचा, अगर इस कांच के टुकड़े की कीमत कम बताऊंगा तो ये इसे सस्ता मानकर वापस रख देगा, क्योंकि ये राज दरबार से आया है। इसलिए इसके लिए इससे 1000 सोने के सिक्के मांग लेता हूँ। 500 सिक्के उस नंदू को दे दूंगा। हुजूर, इसकी कीमत है मात्र 1000 सोने के सिक्के। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक समस्या है। इस वक्त मैं इतनी रकम अपने साथ लेके नहीं आया हूँ। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 100 सोने के सिक्के हैं। आप ऐसा कीजिए, 100 सिक्के बयाने के तौर पर रख लीजिए। बाकी की रकम 1 हफ्ते के अंदर आपको देकर ये हीरा ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं। तब सेवादार कहने लगा, ठीक है, तो सौदा पक्का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर बाकी की रकम लेकर नहीं आया तो मैंने जो आपको 100 सोने के सिक्के दिए हैं वो आपके हो जाएंगे। परंतु अगर आपने इस 1 हफ्ते के अंदर इस हीरे को किसी को बेच दिया तो आपको मुझे जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, क्योंकि ये हीरा मैं राजकुमारी के लिए ले रहा हूँ और मैं नहीं चाहता इसमें किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। इसलिए ये शर्त मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है हम दोनों के लिए ये शर्त बिल्कुल ठीक रहेगी। जौहरी कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। सेठ के मन में लड्डू फूट रहे थे। खुद को बड़ा ही खिलाड़ी समझ रहा था और उस आदमी को अनाड़ी, जिसकी वजह से उसे इतना मुनाफा होने जा रहा था, वो भी बिना किसी मेहनत के। 2 दिन के बाद जौहरी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी नंदू वहां आया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी दी हुई अमानत आपके पास पड़ी हुई है। अगर वो हीरा आपने बेच दिया है तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए, और अगर आपने अभी तक उसे नहीं बेचा तो वो हीरा मुझे वापस दे दीजिए। मैंने सुना है नगर में राज दरबार से कोई सेवादार आया है और वो किसी बेशकीमती हीरे की तलाश में है। हो सकता है उसे मेरा हीरा पसंद आ जाए और वह उसे खरीद ले। नंदू ने जब यह बात कही तो जौहरी के ऊपर मानो बिजली सी गिर पड़ी और सोचने लगा, अरे अब वो क्या करे। अगर नंदू को यह बता दिया कि उसका हीरा राजकुमारी के सेवक को पहले ही वह भेज चुका है तो किसी न किसी तरह से यह बात जान जाएगा कि सौदा 1000 सोने के सिक्कों में तय हुआ है और फिर उसको पूरी रकम इस नंदू को देनी पड़ेगी। और अगर मैंने पूरी रकम इस नंदू को नहीं दी तो शहर में उसकी बदनामी कर सकता है। इस तरह से मेरी वर्षों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और मेरे पास कोई हीरे खरीदने के लिए भी नहीं आएगा। और अगर उसने नंदू को अपना हीरा वापस दे दिया तो राजकुमारी के सेवादार को जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। अच्छी तरह सोचने के बाद जौहरी ने इस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब निकाली और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा हीरा परखने में मुझसे गलती हो गई थी। जब बाद में तुम्हारे हीरे को देखा तो सच में मुझे वो बहुत कीमती लगा, इसलिए अब मैं तुम्हारा हीरा खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर नंदू खुशी से उछल पड़ा। क्या सच में आप मुझसे वो हीरा खरीदना चाहते हो? लेकिन आप तो उस हीरे को कांच का टुकड़ा बता रहे थे। अरे भाई, मुझसे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मेरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, तो अब मुझे मेरे उस हीरे की क्या कीमत दोगे आप?
वही जो तुम मांग रहे थे, यानी 500 सोने के सिक्के। लेकिन एक बार सोच लो, बाद में किसी से ये मत कहना कि सेठ ने तुम्हें लूट लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से आपको ये हीरा बेच रहा हूँ। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने अपनी तिजोरी से 500 सोने के सिक्के नंदू के हाथ पर रख दिए। नंदू सोने के सिक्के लेकर वहां से चलता बना। अब सेठ की समस्या का समाधान हो चुका था और उसे नंदू के भोलेपन पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि किस तरह सिर्फ 500 सोने के सिक्कों में मान गया। सेठ बहुत खुश हो रहा था। अपने भाग्य और बुद्धि पर उसे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। इस हीरे को बेचकर होने वाले मुनाफे के बारे में सोचकर सेठ की आंखें चमक रही थी। इतना धनवान होने के बावजूद भी असल में सेठ बहुत लालची था। उसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का लालच था। अब सेठ राजकुमार के सेवादार के आने का इंतजार करने लगा। उसके द्वारा दी हुई 7 दिन की अवधि भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेवादार वापस नहीं आया। जोहरी कुछ दिन और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी के सेवादार को ना तो आना था और ना ही वापस आया। हालांकि सेवादार के द्वारा दिए हुए 100 सोने के सिक्के सेठ के पास आ चुके थे, लेकिन एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए नंदू को सेठ 500 सोने के सिक्के दे चुका था। अब सेठ बहुत दुखी था कि उसे बैठे बिठाए 400 सोने के सिक्कों का घाटा हो चुका था। जब कई महीनों तक सेवादार वापस नहीं आया और ना ही नंदू कहीं दिखाई दिया, तो सेठ के मन में आया कि वो कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे। परंतु सोचने लगा, अगर मैंने ऐसा किया बाजार और नगर में उसकी बदनामी हो जाएगी कि किस प्रकार वो खुद एक नकली हीरा खरीद कर बेचना चाहता था। साथ ही साथ ये बात भी फैल जाएगी कि इतने बड़े पारखी जोहरी को एक अनपढ़ देहाती बेवकूफ बना गया। इस तरह से उसकी सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपना मन मसोड़ कर रह गया और आज भी इसी उम्मीद में बैठा है कि शायद वो सेवादार कहीं से आ जाए और उस कांच के टुकड़े के बदले में बाकी का धन उसे दे जाए। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में वो सेवादार नंदू का ही दोस्त था और दोनों ने मिलकर ही सेठ को मूर्ख बना दिया था और दोनों ने उस धन को आपस में बांटकर अपना अपना व्यापार शुरू किया।